नमस्कार बच्चों, हम चैप्टर 2 क्लास 9th का पढ़ रहे हैं जिसके अंदर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका आज हम लेक्चर 3 नहीं लेक्चर 4 पढ़ेंगे। 3 लेक्चर हो चुके हैं तो चौथा लेक्चर स्टार्ट करना है हमें। तो चौथे लेक्चर में क्या पढ़े बताओ, आप लोग बताओ। तो पहले सर ये तो बताओ 3 लेक्चर में क्या पढ़ा है, तभी तो कुछ गेस कर पाएंगे कि चौथे लेक्चर में क्या पढ़े। चलो तो रिकैप लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले पढ़ा मैटर किसे कहते हैं, फिर पढ़ा प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा फिर प्योर के बारे में एग्जांपल्स पढ़े, उसके उसके बाद हमने पढ़ा मिक्सचर्स के बारे में मिक्सचर्स के टाइप पढ़े हमने, फिर हमने एग्जांपल देखे मिक्सचर्स के, सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन के बाद हमने एयर के बारे में पढ़ा कि एयर हेट्रोजीनस कब होती है, एयर होमोजीनस कब होती है, एग्जाम में क्या आएगा उसके बारे में क्या लिखना है। फिर एलओई के बारे में पढ़ा हमने, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करा। सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा, कब लाइट स्कैटर होती है और कब लाइट स्कैटर नहीं होती। सॉल्यूशन के बारे में हमने खूब सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करा। सॉल्यूशन हमारा लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक बात रह गई थी जो सॉल्यूशन के अंदर हमें बतानी थी, लेकिन लेक्चर लंबा होने की वजह से हमने उसके अंदर इंक्लूड नहीं करी थी। और इससे कुछ बहुत ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं होता, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि 20 मिनट के आसपास लेक्चर है, वो 30 मिनट से ऊपर का लेक्चर चला गया। दैट इज वाई मैंने इसे अगले लेक्चर के अंदर शेड्यूल करा। क्या है भाई? एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन। अरे मैंने आप लोगों से तो पूछा ही नहीं क्या पढ़ाने, आपको क्या, आपको तो पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है? सबसे पहला हम सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लेंगे, इसके बाहर आप जो मर्जी लो कमेंट करके बताओ उसके अंदर कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट होगा, ये आपकी मर्जी, ठीक है। हम एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर आपके दिमाग में आता है तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो मेरे को, ठीक है। चलो तो है भाई एग्जाम्पल आपका NaCl प्लस वाटर, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है आयोडीन प्लस एल्कोहल। तीसरा एग्जाम्पल है सोडा वाटर। सोडा वाटर तीनों के बारे में जरा जरा सा पढ़ ले जल्दी से। तो NaCl और वाटर के अंदर सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है मेरा NaCl, और सॉल्वेंट कौन है मेरा? वाटर, ठीक है। समझ गए क्यों है? क्योंकि नमक पानी में मिल जाता है आराम से। आयोडीन और एल्कोहल के अंदर सॉल्यूट कौन है? सर एल्कोहल के अंदर आयोडीन मिला रहे हो तो सॉल्यूट ऑब्वियसली हो गया आयोडीन, और सॉल्वेंट कौन हो गया? वाटर। कौन हो गया? वाटर, ठीक है सर। सोडा वाटर के अंदर सॉल्यूट कौन है? सर सोडा वाटर के अंदर आपने लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि सोडा वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में जब मिक्स करा जाता है उससे बनता है। बहुत अच्छे, तो सॉल्यूट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्वेंट हो गया मेरा वाटर। यहां तक क्लियर? ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया है बेटा आपको, तो NaCl सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, तो ये बन गया मेरा सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। आयोडीन इन अल्कोहल की बात करें हम, आयोडीन होता है मेरा सॉलिड और वाटर होता है मेरा लिक्विड। अगेन ये भी किसका एग्जांपल है? सॉलिड इन वाटर का, सॉलिड इन सॉरी लिक्विड का। ये सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है गैसियस, वाटर होता है लिक्विड, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? ये है सर गैसेस इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन। तो यहां तक आपको अब तक लगा होगा। अच्छा इसमें एक बात और है, ये जो आयोडीन इन अल्कोहल है, इसी को हम, इसका घर का जो नाम है हमने अलग से नाम रख रखा है बेटा इसका। इसका नाम होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? वैसे तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं डिसइंफेक्टेंट वगैरह के अंदर, लेकिन जो इसका मेन यूज किया जाता है वो करा जाता है एंटीसेप्टिक के लिए।
एंटीसेप्टिक के रूप में जैसे हमें कहीं पे छोटी मोटी चोट लग जाए तो वहां पर जल्दी से बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह ना हो, उसके लिए हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन के अल्कोहल के अंदर आयोडीन मिला करके लगाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे, ये वाली बात याद रखना, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का मतलब है आयोडीन इन अल्कोहल। मैं जो आपसे कह रहा था कि आपके मन में सवाल या फिर आपके मन में अब तक एक जो इमेज बनी है सॉल्यूशन की, मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से ये इमेज है कि जितने भी लिक्विड होते हैं वो सॉल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलोए के केस में हमने देखा था, एलोए भी एक टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन होता है। एलोए के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड होता है। एयर भी होमोजीनस हो सकती है, सॉल्यूशन बना सकती है, यानी कि एयर भी सॉल्यूशन है, और अगर एयर भी सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन कैन बी सॉलिड, एलोय, लिक्विड। यहाँ पे जो आपको इतने सारे तीन तीन एग्जांपल दिए मैंने लिक्विड सॉल्यूशन के दिए कि लिक्विड के अंदर किसी चीज को मिक्स करा जा रहा है, और तीसरा गैसियस। ये तीनों एग्जांपल हैं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाने चाहिए कि सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो आज का टॉपिक नहीं था, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम है बेटा दिल थाम के बैठिए। नहीं, टॉपिक का नाम दिल थाम के बैठिए नहीं है, टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत सारे लोग इसका अलग अलग नाम से प्रोनाउंशिएट करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी कुछ खास इतना मतलब है नहीं कि आप प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं। तो कुछ लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं, दोनों ही सही है भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात करें तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, टेटिव एनालिसिस, और एक होती है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि आप सिर्फ क्वालिटी बता रहे हो, कोई फिक्स नंबर नहीं बता रहे। जैसे एग्जांपल के लिए ए और बी स्टूडेंट है, अगर ए और बी स्टूडेंट है तो मैं ये कहता हूं कि भाई ए स्टूडेंट ज्यादा होशियार है, बी स्टूडेंट कम होशियार है। मैंने ये क्वालिटी बताई है। मैंने क्या ये बताया है कि ए स्टूडेंट बी से इतना नंबर ज्यादा स्मार्ट है, या इतने नंबर ज्यादा पढ़ा लिखा है, या इतने ज्यादा नंबर अच्छे क्वालिफिकेशन वाला है? नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर एक छोटी सी उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि ए ज्यादा समझदार है एज कंपेयर टू बी, कोई नंबर नहीं बता रहा हूँ। वेयर एज इन क्वांटिटेटिव बेटा, अगर मैं ए और बी के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं क्वांटिटीज बताऊंगा कि हाँ भाई ए ज्यादा समझदार है क्योंकि उसके टेस्ट में ज्यादा नंबर आए, ए ज्यादा समझदार है क्योंकि उसने ज्यादा गोल करे हैं किसी स्पोर्ट्स के अंदर, ये ज्यादा समझदार है क्योंकि उसने किसी डांस कंपटीशन, किसी सिंगिंग कंपटीशन में ज्यादा नंबर लेकर के आया, इतने ज्यादा नंबर लेके आया। तो जब मैं क्वांटिटी डिसाइड कर दूंगा तो उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और मैं सिर्फ यहाँ पर बस एक जज कर रहा हूँ कि वो क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। समझ गए? तो सबसे पहले अगर मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेसिस पे हम जो सॉल्यूशन होता है उसे दो हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसे आपने बहुत बार DIL करके लिखा हुआ देखा है, नहीं देखा तो जरूर, आई एम श्योर 10th क्लास में आप जरूर देखोगे। और एक होता है कंसंट्रेटेड, जिसे आप CONC के डॉट करके देखते हो, कंसंट्रेटेड। क्या मतलब होता है? डाइल्यूट का मतलब है कि आपने सॉल्वेंट ज्यादा रखा है, सोल्यूट कम रखा है। बेसिक बात ये, सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा थी, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और सोल्यूट की क्वांटिटी कम थी, इसलिए आपने उसे डाइल्यूट बोल दिया। जैसे एग्जांपल के लिए आप सब लोगों ने सिरका देखा होगा, विनेगर। विनेगर जो होता है बेटा वो बनता है एसिटिक एसिड से। हाँ हाँ सर, एसिटिक एसिड हमने देखा है। सिरका जो बनता है वो एसिटिक एसिड से बनता है, लेकिन बात यह है जो एसिटिक एसिड होता है वो सिर्फ 5 से 6% के आसपास होता है, मतलब 10 से कम ही रहता है,
5-6%, 10 से कम रहता है एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर। यानी कि सब सोलवेंट तो बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली सोलवेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपने इसके अंदर और पानी मिला दिया, इसे और डाइल्यूट कर दिया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को आपने 3 से 4% कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, इसे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना रहे हो। वहीं पर अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को 5-6 से बढ़ा करके 15-20% कर देते हो, तो आप इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कर रहे हो, यानी कि ये अब बन चुका है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, सोल्यूट जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, सॉल्यूशन उतना कंसंट्रेटेड होता जाएगा। सोल्यूट जितना कम होता जाएगा, सॉल्यूशन उतना डाइल्यूट होता जाएगा। तो डाइल्यूट का मतलब पानी मिलाना, सॉल्वेंट बढ़ाना। कंसंट्रेटेड का मतलब सोल्यूट बढ़ाना, या फिर आप ये कह सकते हो सॉल्वेंट कम करना। ठीक है, तो आई थिंक आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में बस पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइल्यूट, व्हाट इज कंसंट्रेटेड। कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कि इतने परसेंट से ऊपर सोल्यूट होगा तभी उसे कंसंट्रेटेड कहेंगे, इतने परसेंट से कम होगा तो उसे डाइल्यूट कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, पानी मिला रहे हो, सोलवेंट मिला रहे हो, जनरली पानी होता है सोलवेंट, तो इसलिए मैं पानी का यूज कर रहा हूँ बार बार सोलवेंट की जगह पर। लेकिन मतलब वही है, जितना ज्यादा सोलवेंट बढ़ा रहे हो उतनी ज्यादा आप डाइल्यूशन कर रहे हो, जितना ज्यादा सोल्यूट बढ़ा रहे हो उतनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। समझ गए? इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस जानने से पहले आपको 2-3 बातें और पहले से समझनी पड़ेंगी। ठीक है, समझने के लिए होती है पक्का। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ेंगे, उसके बाद कंसंट्रेशन पे आएंगे, या नहीं? क्या लगता है? चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं, उसके बाद छोटी मोटी डेफिनेशन लेंगे। भाई देखो सुनो, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। साइंस बड़ी चीज नहीं है, साइंस समझने के ऊपर है। अगर आपका दिमाग बढ़िया से चल रहा है, आप साइंस समझना चाह रहे हो, साइंस आपको समझ में आ जाएगी। बस इतनी सी बात है। चलो तो साइंस समझते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स समझने के लिए आप समझो पहले, एक सेकेंड। हाँ, कंसंट्रेशन टर्म समझने से पहले समझ लो कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ solute present in solution। किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, इसी को कंसंट्रेशन बोल देते हैं। देख कितना सिंपल डेफिनेशन, मतलब है क्या इसके अंदर, कुछ भी नहीं। भाई सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत आराम से समझ में आएगा। ये देखो, आपने बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला आपको कि ना बेटा यार चाय बना दे। आपने कहा कि ना ठीक है पापा मैं चाय बना देता हूँ, या ठीक है मम्मी मैं चाय बना देता हूँ। ये बताओ, अगर मैं 2 कप चाय बना रहा हूँ तो मैं कितने चम्मच चीनी डालूं? आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर, 2 चम्मच चीनी डाल दे। आपने कहा ठीक है। आपने क्या पूछा? आपने कंसंट्रेशन पूछी है, बस उसे लेम लैंग्वेज में पूछा है। हम बात करेंगे साइंस की लैंग्वेज में इसी चीज को, कि अगर मैं, क्योंकि अब बार बार आप ये तो नहीं कह सकते ना कि चम्मच, क्योंकि आपको आपके घर की चम्मच के बारे में पता है। आप क्लास में ये नहीं कह सकते ना, आपने पूछा सर इसके अंदर एसिड कितना मिलाऊं? बेटा एक काम कर, 1 चम्मच एसिड मिला दे। ऐसे नहीं कहोगे ना बेटा। तो इसीलिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिसाइड करते हैं, कि आपको क्वांटिटी बताएंगे। बेटा इसमें 10 ml मिला दे, बेटा इसमें नमक है तो 10 ग्राम मिला दे, है ना? ऐसे करके आप क्वांटिटी बताओगे। कंसंट्रेशन टर्म, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज। बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो इसे हम W बाय W परसेंटेज से भी जानते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। चलो फॉर्मूला पढ़े पहले, पढ़ते हैं पहले फॉर्मूला। तो मास बाय मास यानी कि W बाय W परसेंटेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ
सॉल्यूशन, इनटू परसेंटेज है तो इनटू 100। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? मास बाय मास, यानी कि ऊपर भी मास नीचे भी मास। ऊपर किसका मास रखा जाता है? सोल्यूट का मास रखा जाता है। नीचे किसका मास रखा जाता है? सॉल्यूशन का। क्यों सर, मैं ऊपर सॉल्यूशन का रखूं नीचे सोल्यूट का रखूं तो? जवाब चाहिए? देखो, वीडियो लंबी होगी, मेरे को जवाब देने में कोई ऐसी बात नहीं है, तुम जैसा कहोगे भाई मैं तो वैसे करने के लिए तैयार हूँ। एक सर्कल है, इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए, इस पार्ट को कलर कर दिया। मैंने कहा बताओ भाई कितना पार्ट कलर है? तो आपने कहा सर 25% कलर है। मैंने कहा ऐसे कैसे बता दिया तुमने? आपने कहा सर देखो, टोटल पार्ट्स थे 4, कलर कितने हुए हैं? 1, इनटू 100 हो गया। मैंने कहा तो इसमें भी तो यही है। नीचे मैंने रखा सॉल्यूशन का मास यानी कि टोटल मास, ऊपर रख दिया सोल्यूट का मास, क्योंकि परसेंटेज कंसंट्रेशन किसकी पूछी जाती है? सोल्यूट की पूछी जाती है। तो ऊपर रख दिया सोल्यूट का मास, नीचे रख दिया सॉल्यूशन का मास, काम खत्म, इनटू 100 आ गया आंसर। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इफ वी हैव, सपोज करना, इफ वी हैव 60 ग्राम ऑफ यूरिया in 240 gram of water. Calculate weight by weight percentage. सिंपल क्वेश्चन, बहुत आराम से हो जाना चाहिए आपसे। करें। आपने कहा सर वेट बाय वेट परसेंटेज, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है सर? यूरिया, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में, और बता भी रखा है यूरिया को पानी में मिलाया है। तो ऊपर रख देंगे वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे रख देंगे, क्या रखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन का मास तो दे ही नहीं रखा मेरे को, नहीं दे रखा, कैसे निकालेंगे? सर सॉल्यूशन का मास कौन सी बड़ी बात है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट बन गया सॉल्यूशन। तो नीचे ये हो गया 60 ग्राम सोल्यूट, 240 ग्राम सॉल्वेंट, 60 और 240 यानी कि 300 ग्राम हो गया। इनटू क्या कर दिया? 100 कर दिया। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, क्या बन गया? 60/3 यानी कि 20%। कितना बन गया? 20%। आ गया समझ में? बताओ कितना कितना मुश्किल है। इसी को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? इसका मतलब है अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है यूरिया का, तो उसमें 20% था ना, 20 ग्राम यूरिया होगा और 80 ग्राम क्या होगा? 100 ग्राम में 20 ग्राम यूरिया होगा तो 80 ग्राम क्या होगा बेटा? वाटर होगा। बस ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। सपोज करो मैंने कहा आपके पास 68% NaCl का सॉल्यूशन है, तो उसमें बताओ NaCl कितना होगा और वाटर कितना होगा? NaCl का पानी के साथ सॉल्यूशन है, तो अब मैंने पूछा आपसे, आप बताओ NaCl कितना होगा और वाटर कितना होगा? आपने कहा सर है 68% वेट बाय वेट। मैंने कहा हाँ वेट बाय वेट। आपने कहा सर हो गया खत्म। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 100 ग्राम NaCl का सॉल्यूशन है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो उसमें 68 ग्राम NaCl होगा और बाकी का बचा 32 ग्राम क्या होगा? मेरा वाटर होगा। मैंने कहा शाबाश, यही है कंसंट्रेशन बेटा। तो कंसंट्रेशन के ऊपर हमें 2 बातें पढ़नी है, वेट बाय वेट के ऊपर 2 बातें पढ़नी है। पहली बात, इसका फॉर्मूला जो कि आपको समझ में आ गया, वेट अपॉन वेट। ऊपर किसका रखा जाता है? जिसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, यानी कि सोल्यूट का। नीचे किसका रखा जाता है? सॉल्यूशन का। टोटल मास रखेंगे तो सॉल्यूशन का मास। और दूसरी बात, अगर आपको परसेंटेज दे रखा हो तो उससे सोल्यूट और सोलवेंट की वैल्यू निकालना। सोल्यूट और सोलवेंट की वैल्यू आपने ये निकाल दी कि आपको हमेशा मान के चलना है कि 100 ग्राम होगा तो उसमें कितने ग्राम सोल्यूट होगा, कितने ग्राम सोलवेंट, और फॉर्मूला आपको बताई दिया। आया समझ में? तो कितना आसान है। दूसरा है, दूसरी कंसंट्रेशन, एक समझ में आ गई, दूसरी इजी है, एग्जैक्टली सेम है। दूसरी इससे लिखते हैं, दूसरी है बेटा, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपने अरे सर ये तो हो गया, इसे कैसे लिखेंगे?
सर वेट बाय वेट को W बाय W लिखा था, तो इसे कैसे लिखेंगे? V बाय V परसेंटेज। अरे होशियार लोग हो तुम तो। V बाय V परसेंटेज क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, बोलो, सॉल्यूशन इनटू 100। आ गया आंसर। आपने कहा सर जब वेट बाय वेट बन ही गया था, कंसंट्रेशन आ गई थी, तो इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा अगर सोचो मैं पानी में पानी मिला रहा हूँ, पानी में पानी का मतलब लिक्विड में लिक्विड मिला रहा हूँ। जैसे मैंने बोला आपसे कि 32% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेरे पास, या चलो पहले मैंने क्वेश्चन ही देता हूँ, पहले क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला आप लोगों से कि 32 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स्ड इन कितना ले? 32 लिया ना, 128 ले ले, 128 ग्राम ऑफ वाटर। अब आप कहोगे 128 ग्राम नहीं, 128 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 128 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब क्या करोगे? या तो वॉल्यूम से पहले ग्राम में कन्वर्ट करो, उसके बाद परसेंटेज निकाला। क्यों झंझट पालना? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इसी के लिए तो है। जब दो ऐसे लिक्विड ले जिनकी मेरे को मिलीलीटर वॉल्यूम गिवन है, उससे मेरे को परसेंटेज निकालनी, उससे पहले ग्राम में करो फिर करो। सिंपल, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बहुत अच्छे। तो सोल्यूट की वॉल्यूम सर 32 मिलीलीटर, और सॉल्यूशन की सर, सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलता है, तो 32 प्लस 128, इसमें 32 जोड़ दो, 8 और 2 10, जीरो हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6, और ये हो गया 160। ठीक है। कितना आ गया बेटा? 160 इंटू कर दो 100, जीरो से जीरो कट गई, 16 से 32 कट गया 2 पर। अरे दोबारे 20%। भाई मैंने कुछ नहीं सोचा था, अपने आप आ रहा है जो आंसर आ रहा है। दोबारे 20%, लेकिन इस बार 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, समझे? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारा क्या बताता है कि, क्या बताएगा? यहां देखो क्या बताता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताता है इफ वी हैव 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर मेरे पास 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब मेरे पास 100 मिलीलीटर अगर सॉल्यूशन होगा, तो उसमें 20 मिलीलीटर मेरा सोल्यूट होगा और 80 मिलीलीटर मेरा सॉल्वेंट होगा। तभी तो दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनेगा। 20 मिलीलीटर सोल्यूट होगा। इस केस में सोल्यूट कौन था? कौन था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सॉल्वेंट कौन था? वाटर। जो हमने वेट बाय वेट में करी थी, वही हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में करा है, कुछ भी नया नहीं करा। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए कि सर इसके क्वेश्चंस करा दो, तो नीचे कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे, सॉल्यूशन के लिए मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस के लिए मैं बता दूंगा कि क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। ठीक है, चलो। अरे मैं भूल क्यों जाता। हाँ चलो, तो बात करते हैं अब अपने अगले टॉपिक की। ये काला ज्यादा हो गया। हाँ, अपने अगले टॉपिक की, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब तो समझ गए ना ये कैसे लिखा है, वेट बाय वॉल्यूम। सर वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं बताऊंगा। मैंने कहा हाँ शाबाश बताओ। आपने कहा सर वेट ऊपर आएगा, किसका? वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे क्या आएगा? सर नीचे वी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी लिख सकते हो और सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। अब हम सॉल्यूशन लिखते आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सोल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों लिख सकते हो, क्योंकि जो आपने सोल्यूट मिलाया है, वो सॉल्वेंट के अंदर, जो सोल्यूट आपने मिलाया है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था उसमें चला गया, तो उसने पानी की वॉल्यूम को या सॉल्वेंट की वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करा। इसके लिए चैप्टर 1 के अंदर एक एक्टिविटी भी दे रखी है,
कि पानी में नमक मिलाया, उसकी वॉल्यूम बढ़ी, लेकिन जैसे ही नमक को आपने क्या करा, अच्छे से मिक्स कर दिया, तो अब उसकी वॉल्यूम वापस से अपनी उसी जगह पर आ गई जितनी वॉल्यूम उसकी नमक मिलाने से पहले थी, जो कि ये इंडिकेट करता है कि वाटर के या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है। खैर, परसेंटेज है तो इनटू 100 कर दिया। अगेन फॉर्मूला सिंपल है, ये किसके लिए यूज करा, जब मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करता हूं, जब मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करता हूं, तब मेरे को वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा होमवर्क ले लो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। होमवर्क ये है कि आपके घरों में जितने भी केमिस्ट से दवाइयां आई हैं, या जितने भी आपके पास लिक्विड चीजें हैं, सॉलिड चीजें हैं, उन सब के ऊपर परसेंटेज दे रखी होती है, हर चीज के ऊपर। जाओ और जा करके चेक करो कि भाई इसमें कितनी परसेंट में सोल्यूट है और कितनी परसेंट में सॉल्वेंट है। ठीक है, होमवर्क है आपका ये। खैर, मैं तो आता हूं अपने। मान लेते हैं 20% वेट बाय वॉल्यूम का कोई सॉल्यूशन है। इसका मतलब सर, इसका मतलब है, एक सेकेंड सर, इसका मतलब है अगर मैं 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन लूंगा तो उसमें 20 ग्राम सोल्यूट होगा और 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की वॉल्यूम ली है, मास नहीं लिया बेटा। वॉल्यूम उतनी ही रहती है सॉल्वेंट की, ठीक है, जब मैं सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करता हूं। क्लियर है, समझ में आया, कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर हुई, बहुत अच्छे। अब देखो, मैंने आपकी बात मानी, पहले मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स कराए, अब आपको भी मेरी बात माननी है। क्या क्या बात माननी है? आपको मेरी बात ये माननी है कि जो मैंने पहले वादा करा था आपसे कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिखेंगे, उन पॉइंट्स को हम लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं बेटा? द सॉल्यूशन in which no more solute can be added। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट मिलाए ना जा सके, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने कहा सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे? मतलब मैं सोल्यूट तो सोलवेंट में मिलाने के लिए होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात बड़ी रखते हैं। एक बात बताओ, मेरे पास एक पानी का गिलास है, उसमें मैंने एक छोटी सी चम्मच नमक डाला, उसे अच्छे से मिला दिया, मिल गया? हाँ सर मिल गया। मैंने कहा एक बड़ी चम्मच नमक डाला, मिलाया, मिल गया? हाँ सर मिल गया, अच्छे से मिल गया, मतलब कुछ भी नीचे बचा हुआ नहीं है। फिर एक और चम्मच डाल रहा हूँ, एक और चम्मच डाल रहा हूँ, भाई कभी तो आकर के ऐसा होगा कि जो नमक मैं ऐड कर रहा हूँ वो मिलना बंद हो जाएगा। कहा हाँ सर, कभी तो होगा। कब होगा? जब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना भी स्पेस है, सारा का सारा क्या हो जाएगा भाई, ऑक्यूपाई हो जाएगा, सब में सोल्यूट आ जाएंगे, तब और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता। ऐसे को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दी अमाउंट, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the amount of solute at saturated solution is known as solubility, known as solubility। मतलब कि किसी लिक्विड में, किसी एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ लिक्विड में मैं कितना सोल्यूट ऐड कर सकता हूं, मैक्सिमम। देखो, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसके अंदर और सोल्यूट नहीं मिलाया जाता, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइम पर जितना सोल्यूट मिलाया गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टाइम पर जितना सोल्यूट उसके अंदर मिल गया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। समझ गए? मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी था इस जार के अंदर, 1 लीटर पानी था, 1 लीटर पानी के अंदर मैं मान लो 100 ग्राम नमक मिला पाया, 100 ग्राम में नमक मिला पाया, यानी कि 1 लीटर पानी की नमक के लिए सोल्यूबिलिटी कितनी हो गई? 100 ग्राम। अगर मैं इसके अंदर 101 ग्राम नमक मिला पा रहा हूं तो इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 101 ग्राम। समझ में आया सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सर
फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट मिलाया जा सकता है उसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना? आया समझ में? कंसंट्रेशन टर्म समझ में आई? पक्की बात है? 100 के 100। चलो तो आओ देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो फिर लंबी होती जा रही है हमारी। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़ा सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसलिए मैंने आपको दोबारा से बताए। दोबारा से मतलब लास्ट लेक्चर में नहीं बताए थे, इस बार दोबारा बताए। कंसंट्रेशन टर्म्स कितनी तरह से हो सकते हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। अब देखो, वेट बाय वेट परसेंटेज, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आपको अमाउंट बतानी ना, इतना सोल्यूट है, इतना सोलवेंट है, इसलिए इन्हें क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। डाइल्यूट मतलब आप पानी मिला रहे हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत डाइल्यूट हो गया। कंसंट्रेट बहुत सोल्यूट है, कंसंट्रेटेड है। समझ गए? चलो, फिर हमने ये कुछ एग्जांपल्स लिए, इनका मतलब क्या होता है बेटा। ये जो मतलब वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सच में इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से कॉपी के अंदर नोट करना। मेरे को पता है मैं टाइम नहीं देता आप लोगों को नोट करने का, लेकिन आपके पास ऑप्शन है वीडियो को पॉज करने का। जो भी स्लाइड है, जैसे ही वो स्लाइड चेंज हो उससे पहले ही तुम्हें उस स्लाइड के ऊपर जो भी लिखा है वो पूरा लिख लेना है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कॉपी किताब लिए बिना ऐसे फोन लगा करके लैपटॉप में स्क्रीन पे जहां पे भी देख रहे हो तुम्हारा कुछ काम हो जाएगा, तो भाई ये सच नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ वीडियो देख करके कोई पास नहीं होता। अगर दिमाग में बिठानी है चीजें तो उसके लिए तुम्हें कॉपी पेन लेकर के बैठना पड़ेगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।